आज हम एक ऐसे संघर्ष की गहराई में उतर रहे हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा मतलब है प्रथम विश्व युद्ध। हमारे पास जो स्रोत है वे इस महाविनाश के कारणों, इसके भयावह सफर और इसके दूरगामी परिणामों पर रोशनी डालते हैं। तो कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से सबसे अहम जानकारी निकालें और समझें कि इतिहास के इस मोड़ पर क्या हुआ और क्यों। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये उस समय के माहौल, सोच और इंसानी त्रासदियों की भी कहानी है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1914। दुनिया, जैसा आपने कहा, बहुत तेजी से बदल रही थी। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के देशों को नई ताकत तो दे दी थी, लेकिन इसके साथ ही स्रोत बताते हैं कि एक तरह का राष्ट्रीय अहंकार भी पनप रहा था। हाँ, बिल्कुल। हर बड़ा साम्राज्य अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था। मतलब दुनिया के नक्शे को और अपनी छाप छोड़ने की एक होड़ सी लगी थी। यूरोप की स्थिति उस समय विस्फोटक थी, इसमें कोई शक नहीं। स्रोत यही बताते हैं कि कैसे बढ़ता साम्राज्यवाद, मतलब दूसरों पर कब्जा करने की नीति, और उग्र राष्ट्रवाद कि बस मेरा देश ही सबसे अच्छा है, इसने माहौल में जहर घोल दिया था। अच्छा। अंदर ही अंदर सैन्य तैयारियां चल रही थीं, गुप्त संधियां हो रही थीं। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। तो मतलब एक बारूद का ढेर तैयार था। हाँ, बिल्कुल। बस एक चिंगारी की देर थी। तो आइए इन स्रोतों की मदद से समझते हैं कि वो चिंगारी क्या थी, कैसे उसने इस बारूद के ढेर में आग लगाई और कैसे ये आग देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। जरूर। स्रोत हमें सीधे 28 जून 1914 को ले जाते हैं। बोस्निया का शहर साराजेवो, एक तारीख जिसने दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के वारिस आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी कहीं जा रहे थे जब गैवरिलो प्रिंसिप नाम के एक बोस्नियाई सर्ब राष्ट्रवादी ने उनकी हत्या कर दी। हाँ, ये घटना अपने आप में तो चौंकाने वाली थी ही, लेकिन जैसा हमने अभी बात की, माहौल पहले से ही इतना तनावपूर्ण था। ये हत्या वो तात्कालिक कारण बन गई जिसने सुलगती आग को भड़का दिया। एक चिंगारी का काम किया इसने। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया फिर? ऑस्ट्रिया हंगरी ने सीधे सीधे सर्बिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया। और स्रोत बताते हैं कि उसकी शर्तें इतनी सख्त थीं कि सर्बिया के लिए उन्हें मानना अपने आत्मसम्मान से समझौता करने जैसा था। लगभग नामुमकिन शर्तें थी वो। और जाहिर है सर्बिया ने सारी शर्तें नहीं मानी होंगी। हाँ, उन्होंने पूरी तरह से शर्तें मानने से इनकार कर दिया। और बस फिर क्या था, ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। और यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जिसे कोई रोक नहीं पाया। बिल्कुल। वो संधियों का जाल जो था यूरोप में, वो एक्टिवेट हो गया। एक देश पर हमला, मतलब उसके साथी देशों पर भी हमला। रूस ने खुद को स्लाव लोगों का रक्षक माना और सर्बिया का साथ देने के लिए अपनी सेना जुटानी शुरू कर दी। अच्छा। अब जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का पक्का साथी था, उसे ये अपने लिए खतरा लगा। तो 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ये तो बहुत तेजी से हुआ सब कुछ। हाँ, बहुत तेजी से। फिर 2 दिन बाद जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि फ्रांस रूस का सहयोगी था। और जर्मनी की योजना थी कि वो फ्रांस को जल्दी से हरा देगा। हाँ, उनकी योजना थी श्लीफन प्लान, जिसे कहते हैं, कि तेजी से बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में घुसकर उसे हरा दें ताकि 2 मोर्चों पर ना लड़ना पड़े। लेकिन इसमें बेल्जियम वाला पेंच था ना? हाँ, वही पेंच था। बेल्जियम एक निष्पक्ष देश था और उसकी निष्पक्षता की गारंटी ब्रिटेन ने दी थी। तो जब जर्मन सेना बेल्जियम में घुसी, ब्रिटेन चुप नहीं रह सका। 4 अगस्त को ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। बाप रे, मतलब कुछ ही हफ्तों में पूरा यूरोप युद्ध की आग में। हाँ, जैसा स्रोत बताते हैं, कुछ ही हफ्तों में यूरोप के ज्यादातर बड़े देश इस महायुद्ध में उलझ चुके थे और इसे तब महान युद्ध कहा गया था। इस उम्मीद में कि शायद ये आखिरी युद्ध हो। हाँ, शायद यही उम्मीद रही होगी। तो युद्ध शुरू होते ही दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ केंद्रीय शक्तियां, कौन कौन थे इसमें? हाँ, केंद्रीय शक्तियों में मुख्य थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी। बाद में ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की और बुल्गारिया भी उनके साथ आमिल है। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र। शुरू में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। बाद में जापान, इटली और, जो बहुत महत्वपूर्ण था, 1917 में अमेरिका भी शामिल हो गया। अच्छा, अमेरिका बाद में आया। हाँ। और एक और बात, इन यूरोपीय शक्तियों के जो उपनिवेश थे दुनिया भर में, वहां से भी लाखों सैनिक लाए गए लड़ने के लिए। भारत से भी बहुत सैनिक गए। हाँ, ये बात सही है।
तो ये सही मायनों में एक विश्व युद्ध बन गया। बिल्कुल। स्रोत युद्ध के मैदान की जो तस्वीर दिखाते हैं वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, खासकर पश्चिमी मोर्चे पर, मतलब फ्रांस और बेल्जियम में वो खाइयों वाली लड़ाई, ट्रेंच वॉरफेयर। हाँ, वो युद्ध की एक ऐसी हकीकत थी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मीलों लंबी खाइयां खोदी गई और सैनिक उनमें महीनों, कभी कभी तो सालों तक फंसे रहते थे। स्रोत बताते हैं कि वो खाइयां मतलब कीचड़, पानी, चूहे, लाशें, सब कुछ था उनमें। ओह, सैनिकों को कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ती थी, लगातार बमबारी होती रहती थी, बीमारियां फैलती थी, मौत तो हर पल सिर पे हंडराती थी। और दो खाइयों के बीच की वो जगह, नो मैन्स लैंड। हाँ, नो मैन्स लैंड, मौत की घाटी कह सकते हैं उसे। उसे पार करने की कोशिश मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना। सर आत्मघाती होता था ये। और इसी दौरान युद्ध की तकनीक भी बदल रही थी, ज्यादा जानलेवा होती जा रही थी। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि पहली बार टैंकों का इस्तेमाल इसी युद्ध में हुआ। हवाई जहाज लड़ाई में शामिल हुए। पनडुब्बियों ने समुद्री युद्ध का चेहरा बदल दिया। मशीन गन, तोपें, ये सब तो थे ही। हाँ, वो तो पहले से ज्यादा घातक हो गए थे, लेकिन शायद सबसे भयानक चीज थी जहरीली गैस का इस्तेमाल। ओ हाँ, गैस। क्लोरीन, मस्टर्ड गैस। इन गैसों ने युद्ध में एक नया खौफ पैदा कर दिया। सैनिक तड़प तड़प कर मरते थे। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे इन नई तकनीकों ने युद्ध को और भी अमानवीय बना दिया। सच में, जैसा एक स्रोत कहता है, ये इंसानियत की कब्रगाह बन गया था, जहां इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं रही। सही कहा। शुरुआत में तो सबको लग रहा था कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, शायद क्रिसमस तक सब घर वापस, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये उम्मीदें बहुत जल्दी टूट गईं। युद्ध सालों तक खिंचता चला गया। फिर आया 1917 का साल। ये एक बड़ा मोड़ था। हाँ, 1917 क्या हुआ था इस साल? देखिए, 1917 में दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई। पहली तो रूस में क्रांति हो गई। बोल्शेविक क्रांति। हाँ, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक सत्ता में आए और उन्होंने फैसला किया कि रूस को युद्ध से बाहर निकलना है। तो जर्मनी के साथ एक संधि करके रूस युद्ध से अलग हो गया। ये केंद्रीय शक्तियों के लिए एक बड़ी राहत थी, क्योंकि अब उन्हें पूर्वी मोर्चे पर नहीं लड़ना था। लेकिन इसी साल एक और घटना हुई जिसने पासा पलट दिया, है ना? हाँ बिल्कुल। दूसरी बड़ी घटना थी अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। वो क्यों हुआ? कई कारण थे। एक तो जर्मनी अंधाधुंध पनडुब्बी हमले कर रहा था और उनमें अमेरिकी जहाज भी डूब रहे थे। फिर वो जिमरमैन टेलीग्राम वाली घटना हुई। हाँ, जिसमें जर्मनी ने मेक्सिको को उकसाने की कोशिश की थी अमेरिका के खिलाफ। सही। उससे अमेरिकी जनमत बहुत बदल गया और अप्रैल 1917 में अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में उतरने का ऐलान कर दिया। तो अमेरिका के आने से क्या एकदम से लड़ाई का नक्शा बदल गया? देखिए, अमेरिकी सैनिकों को यूरोप पहुंचने और फिर मोर्चे पर असर दिखाने में थोड़ा समय तो लगा, लेकिन घोषणा का मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा था। अच्छा। मित्र राष्ट्रों का हौसला बढ़ गया, जबकि जर्मनी और उसके साथियों पर दबाव बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की जो विशाल औद्योगिक ताकत थी और ताजे सैनिक, वो अब मित्र राष्ट्रों के पास थे। तो लंबे युद्ध में ये एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि लंबे खिंचते युद्ध में ये एक निर्णायक बढ़त साबित हुई। और उस समय जर्मनी के अंदर क्या हालात थे? वहां भी सब ठीक नहीं था शायद। बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश नौसेना ने जर्मनी की समुद्री नाकाबंदी कर रखी थी। इससे वहां खाने पीने और जरूरी चीजों की भारी किल्लत हो गई थी। स्रोत बताते हैं कि जर्मनी में भुखमरी फैल रही थी, बीमारियां बढ़ रही थी, लोगों का, सेना का, सबका मनोबल गिर रहा था। फिर तो जर्मनी ने कोई आखिरी कोशिश की होगी। हाँ, 1918 के शुरू में जर्मनी ने पश्चिमी मोर्चे पर अपना आखिरी बड़ा हमला किया, जिसे स्प्रिंग ऑफेंसिव कहते हैं, लेकिन वो नाकाम रहा। इसके बाद मित्र राष्ट्रों ने अपने ताजा अमेरिकी सैनिकों की मदद से जवाबी हमले शुरू किए और जर्मन सेना पीछे हटने लगी। तो फिर अंत नजदीक आ गया था। हाँ, फिर तो अंत नजदीक ही था। जर्मनी के सहयोगी देश एक एक करके हार मानने लगे। बुल्गारिया, फिर ऑटोमन साम्राज्य, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी, सबने हथियार डाल दिए। जर्मनी अकेला रह गया। वहां अंदर भी बगावत शुरू हो गई। नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया और आखिरकार जर्मन सम्राट काइसर विल्हेम द्वितीय को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। ओह, जो नई जर्मन सरकार बनी, उसके पास युद्ध विराम संधि पर दस्तखत करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और वो दिन आया 11 नवंबर 1918। हाँ, 11 नवंबर 1918 सुबह 11 बजे। 4 साल 3 महीने और करीब 2 हफ्ते तक चले इस भयानक युद्ध का अंत हुआ। अंत तो हुआ, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? कीमत बहुत भयावह थी।
आंकड़े सुनकर ही दिल दहल जाता है। स्रोत बताते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा सैनिक मारे गए। 1 करोड़? हाँ सोचिए, और इससे कहीं ज्यादा घायल हुए, लाखों तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। आम नागरिकों की मौत का आंकड़ा भी लाखों में था। युद्ध से, भुखमरी से, बीमारियों से करीब 2 करोड़ लोग बेघर हो गए। उफ। पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। शहर खंडहर बन गए थे, खेत बंजर हो गए थे। और तो और इसी दौरान 1918-19 में स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी फैली, जिसने युद्ध से कमजोर हो चुकी दुनिया में करोड़ों और जानें ले ली। ये तो तबाही के ऊपर तबाही थी। सही कहा। युद्ध के बाद विजेता देश पेरिस में मिले शांति की शर्तें तय करने के लिए, और वहीं 1919 में जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई। ये संधि बहुत विवादास्पद मानी जाती है ना? स्रोत क्या कहते हैं इसके बारे में? हाँ, वर्साई की संधि इतिहास के सबसे विवादास्पद समझौतों में से एक है। स्रोत इस बात को साफ तौर पर बताते हैं कि इस संधि में युद्ध की सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी गई। इसे वॉर गिल्ट क्लॉज कहा गया। जर्मनी पर बहुत भारी हर्जाना थोपा गया। उसकी सेना बहुत छोटी कर दी गई। उससे उसके कई इलाके छीन लिए गए, जिनमें जरूरी औद्योगिक क्षेत्र भी थे। तो जाहिर है जर्मनी को ये मंजूर नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। जर्मनी में इस संधि को एक राष्ट्रीय अपमान की तरह देखा गया। स्रोत इशारा करते हैं कि इसी अपमान, आर्थिक बोझ और बदले की भावना ने जर्मनी में उग्रवादी ताकतों, खासकर एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी के उदय के लिए जमीन तैयार की। ओह। कई इतिहासकार तो मानते हैं कि वर्साई की संधि ने शांति स्थापित करने के बजाय अनजाने में ही सही दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। तो ये एक तरह का सबक था कि शांति थोपी नहीं जा सकती। हाँ, खासकर अपमान के साथ। हाँ, ये एक बहुत कठोर सबक था। तो इस पूरी त्रासदी से, इस महान युद्ध से दुनिया ने क्या सीखा? स्रोत क्या निष्कर्ष निकालते हैं आखिर में? यही है कि यह युद्ध एक भयानक चेतावनी है। ये दिखाता है कि जब राष्ट्रवाद हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जब देश सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने की अंधी दौड़ में लग जाते हैं, जब कूटनीति फेल हो जाती है, तो नतीजा कितनी बड़ी तबाही हो सकता है। ये भी दिखाता है कि कैसे छोटी सी लगने वाली घटना भी गलत हालात में पूरी दुनिया को जला सकती है। बिल्कुल। क्या भविष्य में ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए गए थे? हाँ, कोशिश तो हुई थी। इसी युद्ध की भयावहता को देखकर ही भविष्य में विवादों को शांति से सुलझाने के लिए लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था, शांति के लिए पहला वैश्विक संगठन। लेकिन क्या ये लीग ऑफ नेशन सफल रहा? दुर्भाग्य से पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। स्रोत बताते हैं कि लीग के पास अपनी बातें मनवाने के लिए जरूरी ताकत नहीं थी, और सबसे बड़ी कमी शायद ये थी कि अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति इसका सदस्य ही नहीं बनी। अच्छा। और आगे चलकर यह संगठन फासीवादी ताकतों को रोकने और दूसरे विश्व युद्ध को टालने में नाकाम रहा। तो ऐसा लगता है, जैसा स्रोत कहते हैं, कि इंसान इतिहास से सबक सीखने में या तो देर कर देता है या शायद सीखता ही नहीं। हाँ, ये कड़वी सच्चाई लगती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक ऐसा युद्ध जिसमें जीतने का दावा करने वाले भी असल में हार गए, लाखों जानें गईं, एक पूरी पीढ़ी तबाह हुई, दुनिया का चेहरा ही बदल गया। बिल्कुल। प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया का नक्शा दोबारा खींच दिया। बड़े बड़े साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन, रूसी खत्म हो गए। कई नए देश बने। शक्ति का केंद्र भी बदला, यूरोप से खिसक कर अमेरिका की तरफ जाने लगा। सामाजिक बदलाव भी हुए होंगे। हाँ, सामाजिक बदलावों को भी गति मिली। जैसे कई देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, क्योंकि युद्ध के दौरान उन्होंने बाहर निकलकर काम किया था। लेकिन जैसा हमने कहा, वर्साई की संधि जैसी चीजों ने भविष्य के संघर्षों की जमीन भी तैयार कर दी। स्रोत की वो पंक्ति मेरे मन में बार बार आ रही है, प्रथम विश्व युद्ध जब इंसान ने इंसानियत खो दी थी और जीतने के बाद भी हर कोई हार गया। ये सिर्फ देशों या सेनाओं की हार जीत की कहानी नहीं लगती, ये कहीं ज्यादा गहरे स्तर पर मानवता की हार लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक बुनियादी सवाल के सामने खड़ा करता है। ऐसी किसी भी जीत का क्या मतलब है जिसमें इंसानियत ही हार जाए? जब हम एक दूसरे को दुश्मन समझकर मारने काटने पर ही उतारू हो जाएं, तो आखिर हासिल क्या होता है? शायद यही वो सवाल है जिस पर आज भी हमें दुनिया के तमाम तनावों के बीच सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है, ताकि इतिहास फिर से खुद को ना दोहराए।